So we are again at the weekend conference, and date is today, 2nd November 2024. Our group name is Investors Yashasvi Bhava, through which we simplify your finances. तो आज जो हमने सब्जेक्ट रखा है वो है अर्निंग एस्टिमेशन। आप जो भी पिक्चर देख रहे हैं इसमें एक आदमी खड़ा है, उसके हाथ में छोटा सा बल्ब है, लेकिन वो आगे फ्यूचरिस्टिक जो है सब चीजों को गेज करके समझ पा रहा है कि ये बल्ब कितना बड़ा हो सकता है। तो यही हमारा सब्जेक्ट है आज का, अर्निंग एस्टिमेशन। हम कैसे किसी भी कंपनी के अर्निंग को एस्टिमेट करेंगे, वो क्या अर्निंग और बड़ी हो जाएगी या ऐसे ही रहने वाली है या फिर इससे भी कम हो जाएगी। इससे हमारे डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्प होता है कि हम जहां भी इन्वेस्टेड है वहां रहे ना रहे, इस पे काफी हेल्प मिलता है। हम डिसाइसिव हो पाते हैं कि हमें करना क्या है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, और ये एनालिसिस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें, उनकी सलाह लें और अपना भी आप ड्यू डिलीजेंस करें। तो हम आते हैं पहले कि जो भी हम एस्टिमेट करते हैं अर्निंग्स का, उसका एक तो पहले सोर्स क्या होगा और फिर उसकी रिलायबिलिटी कितनी है। ये दोनों चीज़ों का जानना हमें बहुत ज़रूरी है। कहाँ कहाँ से हमें एस्टिमेट करने के लिए जो मटेरियल मिल सकते हैं, वो सोर्सेस क्या हैं। तो सबसे पहला जो सोर्स है वो है कॉन्फ्रेंस कॉल। अभी तक सब लोग समझ चुके हैं कॉन्फ्रेंस कॉल क्या है। कंपनी जो है अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद, या फिर एसएमई है तो वो अपने हाफ ईयरली रिजल्ट के बाद कॉन्फ्रेंस कॉल करती हैं। सभी कंपनियां नहीं करती हैं, लेकिन आजकल कंपनियां कॉन्फ्रेंस कॉल कर रही हैं। ये एक अच्छा नॉर्म्स बना है इंडस्ट्री में। तो कॉन्फ्रेंस कॉल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, जहां से आप कंपनी क्या कह रही है, एस्टिमेट वो क्या दे रही है अपने, उसके क्या विजन्स हैं, उससे हम कुछ एस्टिमेट कर सकते हैं। उसके अलावा इन्वेस्टर्स मीट विद फंड्स। आप अपने स्क्रीनर के फीड में देखते होंगे कि बहुत सारे जो फंड हाउसेज है, डीआईआई हो या एफआईआई हो, उनकी मीटिंग होते रहती है अलग अलग कंपनियों से। तो वो भी एक, अगर उसका कुछ हमें जिस्ट मिल पाए, उसका कुछ ट्रांसक्रिप्ट हमें मिल पाए या कुछ भी इंसाइट्स मिल पाए, वो भी एक सोर्स हो सकता है। फिर आता है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी कंपनियां देती हैं अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद, या कभी भी दे सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि क्वार्टरली रिजल्ट के बाद ही देना है, या कॉन्फ्रेंस कॉल भी रिजल्ट के बाद ही करना है। जब भी कंपनी को सूटेबल लगे, उसको जब लगे कि मुझे कुछ बताना है अपने इन्वेस्टर्स को, तो वो ऑर्गेनाइज कर सकती है। तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी जो है एक सोर्स होता है, जहां से हम एस्टिमेशन कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें, जो कंपनी है उसके अलग अलग सेगमेंट, उसके अलग अलग परफॉर्मेंस, रेवेन्यू मिक्स क्या चल रहा है, कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्चिंग में है, या किस जो भी सर्विसेज उनके होते हैं, काफी डिटेल उसमें कंपनी के बारे में हमें मिलता है देखने को इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में। मैनेजमेंट इंटरव्यू। मैनेजमेंट भी बहुत जगह पे जाके इंटरव्यू देती है, जैसे कुछ कुछ न्यूज चैनल्स हैं, सोशल मीडिया साइट्स हैं, बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे वो इंटरव्यू देते हैं। वो भी एक सोर्स हो सकता है। एनुअल रिपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। एनुअल रिपोर्ट में बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है कंपनी के बारे में, ईच एंड एवरी सेगमेंट, सभी तरह के स्टेप, और पूरी कंपनी के कुंडली को आप मान सकते हैं कि एनुअल रिपोर्ट में लिखा हुआ होता है। तो बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट होती है, वो भी एक सोर्स होता है। फिर ऑन सोशल मीडिया बाई टॉप मैनेजमेंट। अब कोई जैसे उनका टॉप मैनेजमेंट है, अगर वो सोशल मीडिया पे है, एक्टिव है, वहां भी अगर कुछ कहता है, तो वो भी एक सोर्स बन जाता है कि हम एस्टिमेट जब भी करें तो थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान में रखें। अब हमने ये सब चीज देख ली, और हम देखते हैं कि इन सब सोर्सेस की रिलायबिलिटी हम कितनी माने। तो कॉन्फ्रेंस कॉल है तो उसको आप रिलायबल थोड़ा सा मान सकते हैं। रिलायबल है वो क्योंकि वहां पे वो अकाउंटेबल है, जो भी कुछ वो बताएगा वहां पे क्रॉस क्वेश्चन होते हैं। तो जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है तो रिलायबिलिटी थोड़ी बढ़ती है। फिर इन्वेस्टर्स मीट विद फंड्स है। वहां पे जो भी फंड हाउस के जो रेप बैठे रहते हैं, तो वो अपना पूरा जो भी उनको क्रॉस क्वेश्चन करना है, कुछ भी उनको और ज्यादा डिटेल्ड जानकारी चाहिए, तो वहां से उनको मिल जाती है। ये भी एक रिलायबल सोर्स आप बोल सकते हैं। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन चूंकि कंपनी के द्वारा ही दिया जाता है, तो ये भी एक रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, जहाँ पे बहुत डिटेल जानकारी होती है। फिर आता है मैनेजमेंट इंटरव्यू।
अब यहाँ पे क्या है ना कि जो इंटरव्यू ले रहा है उसका ना, अब उस पर डिपेंड करता है कि वो इंटरव्यू किस तरह से टाई अप किया हुआ है। बहुत हार्श क्वेश्चन होते नहीं है, बहुत ज्यादा जो एंकर है या इंटरव्यू जो ले रहा है वो समटाइम्स स्पॉन्सर्ड हो सकते हैं, समटाइम्स विलफुल हो सकते हैं, वो हमें नहीं पता होता है। और हम डिपेंड कर जाते हैं कि जो वहाँ एंकर पूछ रहा है वो कितना जानना चाह रहा है, तो वो बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं हो सकता है। एनुअल रिपोर्ट ये काफी रिलायबल चीज है, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि पूरी कंपनी की कुंडली होती है ना एनुअल रिपोर्ट में। फिर वही सोशल मीडिया बाय टॉप मैनेजमेंट, अब ये कोई सोशली अपने आप को इंटरेक्ट कर रहा है, कुछ कह रहा है, तो उसकी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि वहां पे ना क्वेश्चनिंग नहीं होती है। जहां पे आप मैनेजमेंट से क्वेश्चन कर सके, जहां पे उसकी अकाउंटेबिलिटी थोड़ी फिक्स कर पाए, अकाउंटेबिलिटी तो बहुत फिक्स नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी आपके पास एक प्लेटफॉर्म हो जहां आप पूछ पाए उससे, आप अपने जानकारी को वैलिडेट करने के लिए जो भी आपको मन करे आप उससे जानकारी निकलवा पाए, तो आपका आपकी जो जानकारी है वो काफी अच्छी हो सकती है, वो पुख्ता हो सकती है। ये सब कुछ जो है, क्या सोर्स है, क्या रिलायबिलिटी है, बट जो मैनेजमेंट का जो रेपुटेशन होता है, चाहे वो कॉन्फ्रेंस कॉल में बोले, चाहे कहीं इन्वेस्टर मीट में बोले, या कहीं भी बोले, अगर रेपुटेशन अच्छा है तो वो कहीं भी बोलेगा तो सही बोलेगा। रेपुटेशन खराब है तो वो चाहे कसम खा के भी बोले, बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता। तो रेपुटेशन को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो रेपुटेशन प्रोसीड्स यू, इसका ये मतलब है कि आपके आने से पहले ना आपका जो रेपुटेशन है वो पहले आ जाता है। आप बाद में पहुंचेंगे, रेपुटेशन आपका पहले पहुंच जाएगा। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। रेपुटेशन कैसा है मैनेजमेंट का, उसकी पेडिग्री क्या है, कितना ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, विजनरी है, वो अलग बात है। ऑनेस्ट कितना है, अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो भी उसमें इन्वॉल्व लोग हैं, उनको कितना ट्रांसपेरेंटली चीजों को डिलीवर करके बताते हैं, और आगे के बारे में भी कुछ बताते हैं, तो वो ज्यादा स्पेकुलेटिव नहीं होता है, क्योंकि वो फैक्ट बेस्ड होना चाहिए। किस किस चीजों को वो अपने मतलब इन अकाउंट रखते हैं, कि हम कुछ भी बोलने से पहले हम बैकिंग उसकी लेके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये ऑनेस्टी ही डिसाइड करेगी उसकी। ठीक है, तो मैनेजमेंट के विजन को और ऑनेस्टी को अलग अलग चीजों को देखना चाहिए। विजन है कि हम कितना बड़ा बनना चाहते हैं, ऑनेस्टी है कि जो मेरे साथ लोग इन्वॉल्व है उनको हम कितना रिवार्ड करना चाहते हैं। देन आते हैं फीड स्टॉक। इसका मतलब होता है रॉ रॉ मटेरियल को बोलते हैं फीड स्टॉक। मतलब इसमें क्या क्या चीजें आपको, अब आपको तो चल गया पता कि सोर्स क्या है। अब उस सोर्स में आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं देखनी, जिससे कि हम एस्टिमेशन लगा पाए। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे हमने कुछ भी देखा, कॉन्फ्रेंस कॉल देखा, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखा, या कुछ भी तरह का कोई भी सोर्स है, वहाँ हमारे पास अगर रेवेन्यू का गाइडेंस हो दे रही है, परसेंटेज वाइज दे 20 to 30%, 40 to 50%, या नंबर बोले कि हम इस मार्क पे 2,000 पे 2,500 फिगर पे पहुंचना चाहते हैं 2-3 साल तक, या फिर बोले कि हम हमारी जो कैपेसिटी आज के दिन में है वो 50% है, हम चाहते हैं कि अगले 2 साल में हम 70% कैपेसिटी पे हम पहुंच जाए, तो उससे आप रेवेन्यू कितना हो सकता है आप समझ सकते हैं। देन आता है उसका ऑपरेटिंग या एबिटा, ऑपरेटिंग मार्जिन या एबिटा, मतलब कि जितना भी रेवेन्यू करेंगे वो उसमें कितना वो मार्जिन बनाएंगे ऑपरेटिंग लेवल पे, और एबिटा कितना बनाएंगे, वो परसेंटेज वाइज बोले कि हम इतना परसेंट से अपना हमारा हमारा मार्जिन रहेगा, या फिर नंबर ही दे दें कि हम इतना एबिटा कर लेंगे, तो उससे भी ये पर्पस सॉल्व हो जाता है। देन अगर डायरेक्ट गाइडेंस अगर पैट का ही हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ही गाइडेंस हो, चाहे वो परसेंटेज वाइज हो कि मेरा पैट मार्जिन इतना रहेगा, या फिर नंबर वाइज हो कि हम लेट से 100 करोड़ का 200 करोड़ का पैट ही करेंगे, तो ये भी एक गाइडेंस का ही हिस्सा हो गया। क्योंकि काफी पैट गाइडेंस तक हम आ गए हैं, तो बहुत रिफाइंड हिस्सा है वो, क्योंकि उससे पहले रेवेन्यू और ऑपरेटिंग मार्जिन वाली चीजें हैं, उसको देख के ही हम बाद में कैलकुलेट करके पैट पे पहुंचेंगे। तो जब पैट नंबर्स आपके पास है तो काफी मतलब एक सॉलिड नंबर आपके पास है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके बाद। फिर अर्निंग कैलकुलेशन के लिए डेट रिडक्शन भी देखना जरूरी है, रिडक्शन है कि इंक्रीज है, कितना डेट के आगे बढ़ने वाला है, घटने वाला है, क्योंकि वो आपको सीधे पैट को इम्पैक्ट करेगा। तो समटाइम्स वो बोल सकते हैं कि डेट हमारा से 100 है तो वो 200 हो जाएगा, या फिर रेशियो बोल देंगे कि डेट टू इक्विटी रेशियो हम सेम मेंटेन करना चाहते हैं, या इससे हम कम करेंगे। अभी लेट से हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.8, तो हम नेक्स्ट ईयर तक इसको 0.6 करना चाहते हैं। या फिर डेट टू एबिटा रेशियो, जो भी उसका रेशियो आएगा उस रेशियो को घटाना चाहते हैं, या हमारा रेशियो बढ़ सकता है क्योंकि हम डेट रेज करने वाले हैं। ये भी एक तरह का गाइडेंस होता है, क्योंकि इससे पैट नंबर्स पे इफेक्ट पड़ता है। देन आता है एक्विजिशन। कुछ अगर
कोई दूसरी कंपनी एक्वायर करना चाहते हैं, इनऑर्गेनिकली ग्रोथ करना चाहते हैं, तो फिर उस कंपनी से कितना रेवेन्यू पोटेंशियल हो सकता है, ऑपरेटिंग मार्जिन का क्या हो सकता है, कितना उससे पैट जनरेट हो सकता है, इस चीज का भी अगर पता लगे तो हम एस्टिमेशन में इसको डाल सकते हैं। देन आता है मर्जर एंड डिमर्जर। अब डिमर्जर में क्या है कि डिमर्ज हो गई कंपनी, तो फिर डिमर्ज हो गई तो कितना हिस्सा बाहर निकला, कितना रेवेन्यू निकला उससे बाहर, कितना उससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला बाहर, तो उससे फर्क पड़ेगा आपको, ज्यादा हो भी कम भी हो सकता है। अगर किसी लॉस मेकिंग अपने हिस्से को बाहर करेगा तो भले रेवेन्यू घटेगा, लेकिन आपका एबिटा एंड पैट बढ़ेंगे, तो ये भी आपके एस्टिमेशन में काम आएगा। मर्जर कर रहे हैं मतलब कि कोई दूसरी कंपनी को मर्ज करा रहे हैं, तो कितना रेवेन्यू ऐड होगा और दोनों को मिला के नया मार्केट कैप क्या बनेगा, कैसे एस्टिमेशन करना है, ये भी एक हमारे लिए रॉ मटेरियल की तरह काम कर सकता है हमारे एस्टिमेशन में। तो ये होने के बाद हम देखते हैं कि चाहे जो भी कंपनी कह रही हो, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है वॉकिंग द टॉक, मतलब जो वो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। अगर वो पहले करते हुए आ रहे हैं, जो भी कहा उन्होंने वो करते हुए आ रहे हैं, तो संभावना अच्छी खासी रहती है कि जो भी कह रहे हैं वो करेंगे, क्योंकि आदमी का नेचर जो है और जो ऑनेस्टी है, वो हमेशा मतलब बहुत ही एक, ये सब बड़ी बड़ी रेयर चीजें होती हैं जो कि डिसरप्ट हो पाए। बहुत ही अलग सर्कमस्टेंसेस रहेंगे तब गलतियां हो सकती हैं, बट अगर पहले से आदमी अगर इतने सालों तक ईमानदार रहा है, जो बहुत छोटे से कंपनी को यहाँ तक लेके आया है, तो थोड़ा सा बात हम मान सकते हैं कि जो आदमी पहले भी जो बोलता है वो करके दिखाता है, तो आगे भी ऐसे होने के चांसेस है। फिर दूसरी चीज, द कंजर्वेटिव वन द बेटर। जितना कंजर्वेटिव के गाइडेंस दिया जा रहा है, चाहे उसको कितना भी दिख रहा है इंडस्ट्री में टेलविंड है, लेकिन फिर भी वो लेकिन बोल रहा है कि भाई हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहना चाहते हैं, आगे ज्यादा हो जाएगा तो कोई हमें वो अच्छी ही बात है। ठीक है, तो जितना कंजर्वेटिव उतना बेटर। बहुत ज्यादा एग्रेसिव गाइडेंस दे के उसको मीट ना कर पाने से मार्केट उसको फिर थोड़ा सा निगेटिवली लेता है, तो ये भी कंजर्वेटिव होना भी अच्छी बात है। देन अगर आप इनमें से किसी भी कॉन कॉल को या मीट को अटेंड करते हैं, तो उसमें मैनेजमेंट का जो बात करने का टोन है, वोकल टोन कैसा है, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज कैसी है बात करते वक्त, ये भी डिसाइड करता है। अब उसने गाइडेंस तो दिया, आप लिखा हुआ पढ़ लेंगे कहीं पे, लेकिन वो बात करते वक्त फंबल कर रहा है, कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है, जिस भी तरीके से कह रहा है, लेकिन वो जब लिखा हुआ पढ़ेंगे तो कोई बहुत कुछ आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए टोन और बॉडी लैंग्वेज जो है इसमें काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सब चीजें देखनी जरूरी है, ताकि आप जब एस्टिमेशन करने जाएं तो आप समझ पाए कि कितना कॉन्फिडेंट था मैनेजमेंट ये बोलने से पहले, या फिर कितना अंडर कॉन्फिडेंट था, क्या क्या इसमें हुआ है। तो आप थोड़ा सा ज्यादा इन सब चीजों को देख के अपने वेरिएबल्स को है जो फिक्स कर पाए, तय कर पाए। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अब हमें ना एक एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें किसी कंपनी का एक अर्निंग एस्टिमेशन निकालना है, से नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के लिए क्या गाइडेंस दे रखा है, तो हम उस पे जाते हैं सीधा। तो हम सीधा एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद हम सीधे चलते हैं। कंपनी का नाम है, सबसे पहले बता दूं कि ये जो भी कंपनी का मैं ले रहा हूँ ये जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस है, क्योंकि करके दिखाना है तो कोई ना कोई कंपनी मुझे लेनी पड़ेगी। ये किसी भी तरह से कोई और बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैं इस पे बायस्ड भी हो सकता हूँ। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप सेम चीज को अप्लाई करके अपने तरीके से भी अपने किसी भी स्टॉक पे ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कंपनी है ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड। तो इसमें जैसे मैंने बोला कि सोर्सेज में क्या हो सकता है, पीपीटी हो सकता है, ट्रांसक्रिप्ट हो सकता है। तो हम पीपीटी खोलते हैं इसकी, ठीक है, और देखते हैं इसमें कि गाइडेंस दिया हुआ है क्या इसमें। तो हम जब पीपीटी में नीचे की तरफ आते हैं, तो हमें यहाँ पे मैनेजमेंट की बातें जब आप सुनेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जर्नी टूवर्ड्स यूएस $1 बिलियन रेवेन्यू इन नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर स्टार्टेड। ठीक है, तो ये कंपनी ने गाइड किया था आखिरी कॉन कॉल में, अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो ये आप एक गाइडेंस की तरह ले सकते हैं। तो इसके बाद आप ये सी एन चीज को आप कंफर्म करेंगे, तो आप अगर इनके कॉन्फ्रेंस कॉल में आएंगे, ये आप देखिए यहाँ पे, एंड आवर जर्नी टुवर्ड्स $1 बिलियन इन नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। ठीक है, तो यहाँ भी वो बोलते वक्त भी इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि कंपनी ने पहले भी जो भी गाइडेंस दिया था, उनका गाइडेंस था 14% का, कि 14% हम EBITDA करेंगे, ऑपरेटिंग मार्जिन हमारा 14% रहेगा। लेकिन आखिरी क्वार्टर में जो अचीव हुआ है वो यहाँ पे देख रहे हैं 15%। ठीक है,
तो मतलब काफी कंजर्वेटिव मतलब गाइडेंस भी देते हैं ये। तो ये चीज है, और काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो जस्ट ठीक है, एजुकेशनल पर्पज के लिए हम चीजों को आगे लेके बढ़ते हैं। तो हमारे पास दो चीजें हो गई। उसके अलावा हमारे पास क्या है? अब हम सीधे आते हैं, मैंने एक शीट तैयार कर रखी है। ठीक है। तो $1 बिलियन को हम कितना ले सकते हैं? दैट इज 8400 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या था? अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन की बात हम कर रहे थे। तो मार्जिन की बात हम देख लेते हैं कि इनका लॉन्ग टर्म मार्जिन का गाइडेंस क्या दे रखा है, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो एक बार हम आते हैं इसके फिर से कॉन्फ्रेंस कॉल में, और यहाँ पे आप सीधे कीवर्ड करके मार्जिन टाइप। ठीक है, मार्जिन के बारे में जो बातें हो रखी होंगी वो आपको मिल जाएगी। मार्जिन पे क्वेश्चन है उनका, तो मार्जिन पे क्वेश्चन है तो क्या है इनका बोलना है कि एज आवर चेयरमैन सर कीप guiding us always and keep telling us that in the golden days we reached up to 19% margin level, so we are aiming for that। ठीक है, तो ये एस्पिरेशन उनका कि जो अपने हिस्टोरिक मार्जिन था 19% का, उस पर पहुंचना चाहते हैं। तो दो चीजें क्लियर हो गई हमारे पास। हमें मार्जिन मिल गया, हम यहाँ पे 19 डालेंगे। 19% यहाँ मार्जिन कर दीजिए। इससे आपको क्या, अदर इनकम आप देख लीजिए कितना अदर इनकम जनरली होता है इनका। आप चाहें तो अदर इनकम को छोड़ भी सकते हैं, जितना छोड़ेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो अदर इनकम यहाँ पे 19 करोड़ का है। तो मैं 3 साल बाद भी मान लूँ कि इसको 20 करोड़ ही रहने देता हूँ, बहुत ज्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने 20 करोड़ मान लिया अदर इनकम। अब इंटरेस्ट है, कर्जे कितने हैं देख लीजिए। जबकि इनका कहना है कि हम डेट फ्री होना चाहते हैं, तो हम अभी लेके चलते हैं कर्जे जो भी है इनके। तो 244 करोड़ का कर्जा है। और आप फिक्स एसेट भी देख लीजिए, 148 करोड़। ये चीजें यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले एक बार बारी बारी से। तो कर्जा जो है यहाँ पे, डेट है 244, एसेट है 148। ठीक है, ये मैंने परसेंटेज लिखा है कि माना कि मैंने पैसे जो है 12% पे है, और ये डेट जो है, ये जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 10% पे लगेगा। मार्केट कैप हम आज का लिख लेते हैं। मार्केट कैप देख लिया हमने, 13706। हमने 13706 लिख लिया। 13706 लिख लिया है यहाँ पे। यहाँ पे आपके सामने था, ये आपके पास सेल्स का नंबर है, ये आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट का है, आपके पास अदर इनकम आपने जोड़ लिया। अब यहाँ पे इंटरेस्ट की बात है। इंटरेस्ट आपके पास ये 244 करोड़ का डेट है, इसका 12% का इंटरेस्ट लगाना है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ, अगर सबको एक्सेल का फॉर्मूला आता हो तो आप लगा सकते हैं। फिर डेप्रिसिएशन है यहाँ पे, तो डेप्रिसिएशन लगाते हैं हम यहाँ पे 148। और ये हमने 10% का इस पे डेप लगा दिया। यहाँ हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख लेते हैं। तो 18400 का अगर आप 19% करके देखते हैं तो आपके पास ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। ठीक है, अब जब यहाँ पे आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, तो आप कैसे निकालेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप अदर इनकम को ऐड करेंगे, और फिर आप इंटरेस्ट को, और फिर डेप्रिसिएशन को, ये माइनस करेंगे। यहाँ तक क्लियर? ये आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इस पे लगता है आपको 25% टैक्स लगता है। तो यानी जो जो आपका पैट बचेगा, चलिए निकाल ही लेते हैं टैक्स कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आप इसको गुना कर दीजिए टैक्स परसेंटेज से, तो आपका टैक्स निकल गया। अब जब पैट निकालना है आपको, तो आपने पीबीटी में से टैक्स को घटा दिया, ये आपका पैट निकल के आ गया। अब पैट निकल के आ गया, अब आप बताइए कि आप कितने की पी देना चाहते हैं इसको। जो आप बोलेंगे मैं ले लूंगा आपको। कितना पी दे दें हम इसको? अभी कितना पी पे चल रहा है, चलिए हम अभी के पी पे देख लेते हैं, अभी कितनी की पी है। पहले वो देख लेते हैं, उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो अभी है 113 की पी है, बहुत ही महंगी पी है। इतनी पी नहीं रहने वाली है, बहुत ही ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है। तो हमने 113 का पी दिया। आपको दिखाता हूँ कैसे निकाला हुआ है ये। आप ये जो मार्केट कैप है, ये जो पैट नंबर को, पैट नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये मार्केट कैप आएगा आपका। ये है आपका मार्केट कैप, 1,33,220, ये मार्केट कैप आएगा। तो कितना अपसाइड आपको यहाँ दिख रहा है? चलिए मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। अपसाइड कर लेते हैं यहाँ पे। अपसाइड क्या होगा? अपसाइड के लिए आपने इसको पुराने मार्केट कैप से डिवाइड कर दिया। तो डिवीजन के लिए
तो ये 9.71 का डिवीजन। अगर हम फ्यूचर प्राइस करें कि उस टाइम पे 3 साल के बाद, जो 3 साल के बाद की बात कर रहे हैं, तो कितना होना चाहिए, तो फ्यूचर मैंने प्राइस लिखा है। ठीक है, तो अभी का प्राइस क्या है, 913। 913 प्राइस है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 913 को जो पोटेंशियल अपसाइड है उससे गुना कर देंगे, तो ये प्राइस आपका हो सकता है 8874। ये अभी के जो अभी का जो पी है उसके हिसाब से, अगर यहाँ पे पी मैंने कर दी 60, तो प्राइस कितना आ जाएगा, 4711। अगर मैंने कर दिया कि नहीं बहुत खराब मार्केट रहेगा, 30 के पी रहेगा, तो कितना आएगा, 2355। ये हो गया एक तरीका। दूसरा, मैंने यहाँ पे सीधा शीट बना रखा है पहले से। यहाँ मार्केट कैप डाला आपने, कितना डाला मार्केट कैप, 13706। 13706। कंपनी कौन सी थी, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड। ठीक है, एफ आई सेल्स कितना था, सेल्स से वैसे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास गाइडेंस का नंबर डायरेक्ट आपके पास है। अगर नहीं होता, अगर परसेंट में होता, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता, 1291। तो यहाँ मैंने लिख दिया 1291। आपके पास $1 बिलियन का रेवेन्यू है 3 साल के बाद, FY 28 के लास्ट में, ये लिख दिया आपने। 19% का आपके पास ऑपरेटिंग मार्जिन है, वो भी आपने लिख दिया। और आपके पास अदर इनकम 20 का है, आपने लिख दिया है। फिक्स एसेट आपके पास था 144 का, वो आपने लिख दिया यहाँ पे। और डेट था आपके पास अराउंड 244 का, ये भी आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो आपके पास ये सारी फिगर ऑटोमेटिक आएगा। आप देखिए यहाँ पे, अगर पी बुल केस रहता है, अभी तो 111 की पी है, बहुत ज्यादा है, फिर भी अगर 60 का पी रहता है, तो यहाँ पे अभी क्या मार्केट प्राइस है, 913 आज का है। यहाँ देखिए, ये तीनों सिनेरियो हो सकते हैं। बुल केस में 4713, बेस केस में थोड़ा पी और घट के 45 भी हो जाए तो 3535, और बियर केस में अगर पी 30 की रह जाए तो 2357, जो कि अभी से भी कम से कम लगभग 2.6 टाइम्स तो है ही। तो ये करके हम एस्टिमेशन निकालते हैं। कभी कभी आपके पास ये डायरेक्ट सेल्स नंबर नहीं रहेंगे, आपके पास यहाँ पे परसेंटेज में रहेगा, कितने परसेंट से आप निकाल, मान लीजिए कि यहाँ रहता कि 30% से बढ़ेगी 3 साल तक, तो मैंने यहाँ पे 30 लिखा। 30% से 3 साल तक बढ़ेगी, उसके हिसाब से आप निकालिए। मान लीजिए कि ये रहता मेरे पास, तो मैं कैसे निकालता इसको, ये फिगर चेंज होता। या आप, आपके पास अगर कैलकुलेटर हो तो वो कर सकते हैं, मैं आपको फॉर्मूला ला के दिखा देता हूँ। क्या करना है आपने, आपने यहाँ पे लिखना है 1 इन ब्रैकेट, आपने पहले ये नंबर लेना है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है 1, फिर करना है प्लस, और उसके बाद जो 30 है परसेंट में आ गया, ये आपने लिख दिया। और आपने कर दिया, ये दिक्कत हो रही है यहाँ पे, मे बी ये आ गया। इसको हमें 3 साल पे करना है, कि 3 साल तक मैंने एक 30% का एक रेट एज्यूम किया है। इसको अब मुझे अगर 3 साल तक करना है, तो इसको मैं ये 3 टाइम्स करना पड़ेगा मुझे। मुझे उतना एक्सेल आता नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला उतना पता नहीं है, तो करते हैं 3 साल में करेंगे तो सीधे सीधे ये आएगा, तो इतना आएगा। अगर मैं इस फिगर को चेंज करूँ, अब मैं इसको बोलता हूँ कि नहीं ये 50% से बढ़ेगी अगर 3 साल तक लगातार, तो देखिए क्या आएगा। फिर मैं सेम फिगर को चेंज करूँ, अगर बोला कि नहीं अभी तो और ज्यादा बढ़ सकता है, ये 60% से बढ़ेगा, मुझे खाली फिगर चेंज करना है, बाकी सारे रिजल्ट जो है ऑटोमेटिक आने शुरू हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक रिजल्ट आ गया यहाँ पे। 3 साल तक वही बोलो कि नहीं ये 4 साल तक जाएगा, मतलब 4 साल तक सेम रेट रहेगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेम फॉर्मूला को यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। ये आप चाहें तो खुद से कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑटोमेटिक सारे सिनेरियो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम अर्निंग एस्टिमेशन कर सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया। तो विद दिस आई फिनिश, एनी डाउट।